बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर पूरे परिवार ने सामूहिक खुदकुशी कर ली। इसके बाद एमपी में सियासी घमासान है। कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए बीजेपी सरकार को संवेदनहीन सरकार बता दिया और विधानसभा में भी मुद्दा उठाने की बात कही। उधर मामला सामने आने के बाद सीएम शिवराज ने अवैध सूदखोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने का एक बार फिर फरमान जारी कर दिया। लेकिन कमजोर कानूनों के चलते क्या सूदखोरी पर लगाम लग पाएगी? प्रदेश में बाकी जगहों से भी सूदखोरी से तंग आकर लोगों की जान देने की खबरें लगातार आ रही हैं और सरकार के लगातार ये दावे भी हम सुन रहे हैं कि सूदखोरों को अब नहीं बख्शा जाएगा। आपको याद होगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले कार्यकाल में भी सूदखोरों के खिलाफ बड़े अभियान चलाने की बात कही थी, लेकिन वो तमाम दावे एक तरफ हैं और दूसरी तरफ एक एक कर सूदखोरों से तंग आकर जान देती खबरें, उनकी सच्चाई वो दूसरी तरफ है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि सूदखोरों का चंगुल जो है वो धीरे धीरे कसता जा रहा है। रही सही कसर कोरोना काल ने पूरी कर दी। सरकार ने मदद नहीं की तो लोग सूदखोरों के भरोसे हो गए और सूदखोरों ने जब शिकंजा खसा तो फिर जिंदगी को दांव पर लगाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचा। इसी पर करने जा रहे हैं आपकी बात और इसी सूदखोरी के बीच में किसान किस तरह से पिस रहे हैं। किसानों के लिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक किस तरह की लंबी लड़ाई है जो अभी बाकी है, उस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का डिबेट। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक सुसाइड की खबरें आ रही हैं सूदखोरों के प्रताड़ना के चलते। तो कांग्रेस सीधे हमलावर है बीजेपी पर, सुनिए। रोज समाचार पत्रों में आ रहा है कि आत्महत्या कर रहे हैं। ये कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद लोग परेशान हैं। इस पे चर्चा नहीं होगी। बूथ पे वोट कैसे बढ़े, हद हो गई है। और विधायकें जी आती हैं और वेंटिलेटर पे आदमी है जिसके बचने की उम्मीद पहले ही लग रही थी, उसको चेक ऐसा नहीं हो जाके लोगों के वहाँ पे शमशान घाट पे जाके चेक रख दें। ये पूरा फेल है प्रशासन। पहले कोरोना में लोगों की जांच गई, फिर हमीदिया में गई, फिर डेंगू से गई और अब सुसाइड कर रहे हैं लोग। पूरा मध्य प्रदेश में जगह जगह ये जिस तरह से लोगों की जान जा रही है, ऐसा नहीं हो कब्रिस्तान और शमशान घाटों में जगह नहीं बचे जैसे पहले कोरोना काल में। कुल मिला के इस मामले की पूरी जांच होना चाहिए। किसी रिटायर्ड या सिटिंग जज से कराई जाए। इसको हम विधानसभा में पूरी ताकत से उठाएंगे। मध्य प्रदेश में पहले भी बहुत सुसाइड हुए हैं, लेकिन राजधानी में एक पूरे परिवार का यूं चले जाना, सुसाइड कर लेना, कहीं ना कहीं स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। और वर्मा जी यहाँ हैं, ये कॉलोनी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि शायद सेन जी हैं, तो बताया कि इसके पहले कुछ बातचीत हुई थी। ये लोग प्रशासन से इसके बारे में कुछ बताया था, बातचीत हुई थी और इसके बाद भी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही हुई है। प्रशासन की संवेदनशीलता कम हो गई है। मैं आपको बताऊं, विधायिका महोदया वहां पहुंची हैं और मुझे लगता पहले तो उनके स्वस्थ होने के लिए पूरी ताकत लगाना चाहिए थी। वहां पहुंच के और जो फोटो प्रदर्शनी हुई है तो ये तो ठीक नहीं है ना। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सूदखोरी एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और सरकार ने जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के विषय में सूदखोरी को लेकर कदम उठाए हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह के कदम जरूर उठाएगी, क्योंकि किसी भी परिवार का किसी का जाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है और इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं ये हम सबके लिए सामने एक प्रश्न चिन्ह है और इसका समाधान नितांत आवश्यक है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। सीधे आपको सवाल दिखाते हैं और फिर सीधे रुक करेंगे अपने मेहमानों का। सबसे पहले देखिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। सूदखोरी खा गई पूरा परिवार, शहर शहर में मचा है हाहाकार। कोरोना काल के बाद से हर कोई कर्जे में डूबा है, लाचार लोग बन रहे शिकार। सूदखोरों पर क्या नकेल कस पाएगी सरकार? सूदखोरों के खिलाफ ऐलान और अभियान, फिर लोग क्यों दे रहे हैं जान? इतनी बातें कही जाती हैं
एमपी में सूदखोर बेलगाम, जनता करे त्राहिमाम। सरकार ने भी छोड़ दिया है सूदखोरों के भरोसे आम जनता को। और जाहिर सी बात है कि जब सूदखोरों के भरोसे जनता रहेगी तो फिर इस तरह के सवाल हमें उठाने ही पड़ेंगे। और इस तरह के सवाल उठाने के लिए हम लगातार आगे आते रहेंगे। सवालों के लिए हम इस तरह के सवाल ये उठा रहे हैं इसलिए भी क्योंकि सिर्फ भोपाल के एक परिवार की ये बात नहीं है। आपको बता दें कि 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया। सीहोर में सुसाइड हुआ सूदखोरों से तंग आकर। कई किसान हैं जो सूदखोरों से तंग आकर जान दे देते हैं। अच्छी फसल की उम्मीद में खेत में सपने बोते हैं और जब मौसम साथ नहीं देता, बीमारियां फसलों की बर्बाद कर देती हैं या कोई और वजह हो जाती है तो फिर कोई रास्ता नहीं दिखता। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े चुके हैं कपिल होलकर जी जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ चेतन सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं भूपेंद्र जी आपके पास, जानना चाहता हूं सर, क्या आपको लगता है कि हम देख रहे हैं लगातार, चाहे शिवराज जी का पुराना कार्यकाल हो या उससे पहले का कार्यकाल हो या उससे पहले का कार्यकाल हो, हर कार्यकाल में सूदखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएंगे, सूदखोर नहीं पनप पाएंगे, इस तरह के दावे वादे हम सुनते रहे। आपको लग रहा है अगर वो दावे वादे सही हैं तो फिर इस तरह की मनहूस खबरें हम क्यों सुनते हैं रोज? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका नामकरण किया है घोषणावीर के रूप में, वो यही तो सच्चाई है। रोज घोषणा, जब आदमी मर जाता है तो घोषणा कर देते हैं। जहरीली शराब से जब 50 लोग मर गए तो उनको जमीन में गाड़ देंगे। जब बाढ़ में 200 लोग बह गए तो जमीन में गाड़ देंगे। जब सूदखोरी में मर गए लोग तो जमीन में गाड़ देंगे। गाड़ते कब है, यही तो सवाल है। और ये प्रशासन चलाने की ये जो विधि है, ये कौन सी विधि है? मध्य प्रदेश स्वर्णिम था, जब शुरू हुआ था खुद ही नारा लगाते थे स्वर्णिम मध्य प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश आकांक्षी मध्य प्रदेश हुआ। फिर उसके बाद समृद्ध हो गया मध्य प्रदेश। और अब गरीबी में घूरे पे पड़ा हुआ है। तो ये जो प्रगति है, ये जो उनके प्रगति का ग्राफ है ऐसे जा रहा है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकुशलता है। यही तो उनकी बुद्धिमानी है, चतुराई है। और इसके बाद भी दावा ये कि हम लूट के सरकार बना लेंगे। तो लोकतंत्र की उन्हें जरूरत ही नहीं है, आपके वोट की जरूरत ही नहीं है। वो तो सत्ता लूट के बना सकते हैं। तो ये जब बातें होंगी तो आप कोई चीज इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। कमलनाथ जी ने सूदखोरी को समाप्त करने के लिए फैसले लिए थे। आदिवासी क्षेत्रों 1 लाख तक का उनका कर्जा माफ किया, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अभी नाम बदल के पर्ची चिपका के फिर उस कार्यक्रम को लागू करेंगे जिसमें बातें अखबार में अगले दिन खबर बन जाए, शिवराज जी ने किया, शिवराज जी ने किया। यही काम मोदी जी कर रहे हैं, यही शिवराज जी कर रहे हैं। ठीक है, मैं चेतन जी के पास आता हूं। चेतन जी, मुझे एक चीज बताइए सर, इस तरह से राजधानी के अंदर अगर लोग सूदखोरों से इस कदर तंग हैं, सीहोर बिल्कुल बगल से सटा हुआ लगा हुआ इलाका है, वहां इस कदर तंग है, रायसेन में लोग सुसाइड करेंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जब चिराग तले अंधेरा है तो हम दूर दराज के इलाकों की क्या बात करें, उस गरीब किसान की क्या बात करें जिसे कभी कोरोना मार देता है, कभी महंगाई मार देती है, कभी मौसम मार देता है और रही सही कसर सूदखोर मार देता है? देखिए, देश में गरीबी एक ऐसा विषाद है जिसको मुझे लगता है कि आज भी इसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज। इस देश में जिन लोगों ने 55 साल तक शासन किया, वो गरीबी दूर क्यों नहीं कर सकते, उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और माननीय शिवराज सिंह जी ने एक किया, माननीय मोदी जी ने एक किया, उनकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से एक सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाएं जब हम सबके सामने आती हैं तो कलेजा चीर चीर करके ये प्रश्न हमसे नहीं, जिन लोगों ने इसे कहते हैं संविधान हमने बनाया, सारी धाराएं हमने बनाए, उनसे भी पूछता है कि आखिर कौन सी वो कमियां हैं जिसके कारण हम कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाते और हम इनको सजा नहीं दिला पाते। ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है। ये राजधानी में नहीं, ये हर जगह पूरे देश में हर समय देखने को मिलती है। और ये घटनाएं जब एक साथ 5 परिवार ने की, उनके परिवार ने पहले पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया, मदद भी मांगी। लेकिन मैं सच कहता हूँ, जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि शायद पुलिस के पास ऐसी आईपीसी की कोई धारा नहीं है जिस पर कोई इफेक्टिव कार्रवाई कर पाए। जहां तक मेरे समझ में, मेरी नॉलेज में, अनेक अवसरों पर हमने भी लोगों की सिफारिश की है, इस तरह की बातें निकल कर आती है। सच को सच साबित करना इस अदालत में बहुत बड़ा काम।
झूठा सच साबित करके निकल जाता है, लेकिन सच को सच साबित करने में आदमी की चप्पलें घिस जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। ये दुर्भाग्य आज हमारे इस देश का, देश की दिशा दशा तस्वीर का। हमारे मित्र सारी बातें, माननीय शिवराज जी, 16 महीने की आपकी कमलनाथ जी कितनी बढ़िया सरकार थी, तो 16 महीने की उस सरकार का क्या मतलब जिस सरकार के कैबिनेट और अपने विधायकों को खुश नहीं रख पाई, जो अपने 117 लोगों को खुश नहीं रख पाई। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अगर इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो इस मध्य प्रदेश में ना जाने कितने लोग आत्महत्या करके मर गए होते, कितने बेटियों के हाथ पीले होने से बच गया होता। चेतन जी एक मिनट, चेतन जी, अगर कानूनों की इस तरह की दिक्कत है आप बता रहे हैं और उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है, तो सर 15 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और 7-8 साल से अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कानून आ गए और वापस भी हो गए सर, लेकिन सूदखोरों से बचाने के लिए एक अदद कानून 15 साल में शिवराज सरकार 17 साल में नहीं ला पाई और ना ही केंद्र से कोई ऐसा दिशा निर्देश आ पाया। कितने कानूनों को बदल दिया गया, कितने कानूनों को खत्म कर दिया गया, कितने नए कानून ला दिए गए। हमारी प्रायोरिटी में नहीं है ना सर चेतन जी, हमारी प्रायोरिटी में ये चीजें ही नहीं है जो समाज की विकृतियां हैं, मुझे लगता है। क्या कहेंगे आप, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर 60-70 सालों के लिए जिम्मेदार है तो शिवराज सरकार 15-17 सालों के लिए जिम्मेदार नहीं होगी? देखिए, देश में अभी आप जिससे आपने कहा ना कि कानून आया और बदल भी दिया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का। अच्छी पहल का स्वागत भी लोग नहीं करते, उसको राजनीति के चश्मे से देखते हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक को लेकर के हो, चाहे सीए को लेकर के हो, चाहे किसी कानून को लेकर के हो। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात को आकर के कहना पड़ा कि हमने बहुत अच्छे मन से, अच्छी मंशा के साथ देश के किसानों के हित में किया, शायद हम अपनी बात समझा नहीं पाए। पीड़ा थे माननीय प्रधानमंत्री। ये कोई हमको कोई इस तरह का कांग्रेस की तरह ड्रामा करने का शौक नहीं है कि हमको किसी को वोट बैंक बनाना है, किसी को संतुष्टि करना है, किसी का सृष्टिकरण करना है। कि सावानों का प्रकरण आता है तो उसमें उसको गुजारा भत्ते में आपने पूरा संसद में पलट के रख दिया। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम देश प्रदेश को एक कानूनी संवैधानिक व्यवस्था में चलाना चाहते हैं। आज हम बात करते हैं तो ये कहते हैं हम संविधान बदल रहे हैं। आज हम बात करते हैं कि नहीं ये विसंगतियां, इसको दूर करें। क्या ये पक्षों के साथ विपक्ष की जवाबदारी, जिम्मेदारी? तो मतलब आपको ये डर था कि कांग्रेस या कोई विरोध कर देगा, इसलिए सूदखोरों के खिलाफ अभी कानून सख्त नहीं हो पाया। मैं कपिल होलकर जी के पास आता हूं, अर्थशास्त्री हैं। कपिल जी, मुझे सीधा सीधा अर्थशास्त्र ये समझाइए सर कि क्यों जब हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारे किसान की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है देश में, तो किसानों की मौत की, आत्महत्याओं की संख्या, सूदखोरों से परेशान होकर के फांसी पर लटकने की संख्या उसी अनुपात में बढ़ रही है। मैं जितना गणित समझ पाता हूं मुझे तो लगता है उल्टा होता है। अगर विकास होगा देश का तो ये घटनाएं कम होंगी। यहां दोनों साथ साथ बढ़े जा रही हैं सर। कागजों में तरक्की भी हो रही है और फाइलों में ये क्राइम रिकॉर्ड भी बढ़ रहे हैं। कैसे हो रहा है सर ये? पिछले 70 वर्षों 75 वर्षों में भी, इतने वर्षों के बाद भी हम हमारी जो मूलभूत परेशानियां हैं उनमें फोकस नहीं कर पाए हैं। आप जो बोल रहे हैं एक तरफ जीडीपी बढ़ रही है, बिल्कुल सही है, पर उस जीडीपी में भागीदार कौन है? वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? आईटी कंपनियों का है, बीपीओ का है, स्टार्टअप्स का है, उसमें किसान का कंट्रीब्यूशन कहाँ है? किसान तो जब मदर इंडिया बनती था, किसान तब भी सूदखोरों के, आपको ध्यान होगा, शायद मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, मैंने बाद में देखी मदर इंडिया। वो मदर इंडिया में भी सूदखोर होते थे और आज भी हम वही देख रहे हैं। तो कहाँ हमारे देश के किसान की स्थिति बदली है? सरकारें कोई भी आई हो, किसान हमेशा चला गया है और किसान की स्थिति ऐसी रही है। उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे बड़ी परेशानी है ना, वो हमारे यहाँ पे जो करप्शन है, हमारे अर्थव्यवस्था को ये करप्शन जो है बहुत हद तक खा रहा है और बहुत हद तक खा चुका है। जो आज आप देखिए पेपर में रोज आप पढ़ते हैं, यूरिया के लिए किसान लाइन लगा रहे हैं, बचा कुचा वहां से वो संघर्ष करके अपनी फसल बोता है, उसके बाद में मौसम की मार उस पर पड़ती है। तो किसान के लिए आज भी आसान नहीं है। खेती मुनाफे का सौदा हम कहते हैं, बात करते हैं, बट क्या हम वाकई में उसको मुनाफे का सौदा बना पा रहे हैं? बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इन सरकारों को देना होगा। जो भी सरकार आती है वो इन मूलभूत प्रश्नों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, एक तबका पैसा कमा भी रहा है, एक तबका अच्छा जीवन जी भी रहा है, बट किसान की दुर्दशा आज भी वही है। बिल्कुल। मैं भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या आपको लगता है कि ये प्रायोरिटी में हमारे है नहीं, और चाहे केंद्र हो या राज्य हो, इसे बहुत जरूरी, बहुत तेजी से इसे प्राथमिकता में हमारे लाना चाहिए? क्योंकि अगर इंसान के पास, देखिए, कर्ज कोई खुशी से तो लेता नहीं है भूपेंद्र जी, अगर रास्ते होंगे उसके पास, और मैं इसमें बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा, ये अभी से नहीं है, ये तो
कांग्रेस के जमाने से भी चला आ रहा है और लगातार हमारी एक परिणति सी हो गई है गरीब किसानों की कि कर्ज के जाल में फंसे रहो, या तो जिंदगी भर गुलामी करो साहूकारों की, और अगर नहीं कर पाते हो, सह नहीं पाते हो तो जान दे दो। तो सर इसको ये कब आएगा हमारी प्रायोरिटी में? विपक्ष में अगर कांग्रेस है तो उसकी भी तो प्रायोरिटी में होना चाहिए। साहूकारों के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन कब देखेंगे हम कांग्रेस का? एक मांग कब देखेंगे कि इसके लिए एक नया लॉ लाया जाए? देखिए, हम लोग जो है दूसरों पर व्यंग्य कसने में, तंज कसने में इतनी उतावली में रहते हैं कि हम जो है परिस्थितियों का आकलन ही नहीं करते। ये बहुत देश का दुर्भाग्य है और सबसे बड़ी जो पाखंड है इस देश में वो यही है कि हम किसी पर तंज कस के सोचते हैं कि हम जीत गए, और ये जीतने हारने में ही देश लगा हुआ है। परिस्थितियों का आकलन करिए। जिस दिन हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया था उस दिन देश की आबादी 50 करोड़ थी और उस समय जो है 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आज देश में 138 करोड़ लोग हैं और 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये बाकी लोग गरीबी से बाहर किसने किए? कभी इस पर भी विचार करते हैं आप लोग? ये हमारे इकोनॉमिस्ट साहब बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? वर्ल्ड के तो किसी रिकॉर्ड में बढ़ नहीं रही जीडीपी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बूम कर रही, कहाँ कर रही है? ये बताए ना। ये भी डायलॉग मारना, अखबारी, ये क्या? ये परिस्थितियों पर हम गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश के हालातों पर हम विचार करें। हमने आपसे कहा कि कमलनाथ जी की सरकार ने फैसला किया, ये फैसले में है। आप इतनी जल्दी भूल गए। अभी तो सरकार गए मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ है, 1.5 साल हुआ है कि हमने जो है सूदखोरी के खिलाफ कानून बनाया, हमने जो है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करा, हमने जो है 1 लाख तक के उनके अंतरशाही निगम के कर्जे माफ किए, और आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है, हमारी जिम्मेवारी होती है, तभी तो हमने ये किया है। इस बात पर कभी हमें ध्यान भी तो देना पड़ेगा। या आपने एक आज जाते जाते एक आदमी को किक लगाई, खुश होकर निकल गए, क्या महाराष्ट्र साले? यही करते रहेंगे क्या देश में? इसके अलावा भी हमें गंभीर होना पड़ेगा। हमारे जो बड़े बड़े जो सोच वाले लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे ये सारे लोग हैं, क्या ये भी तंजकशी में लग जाएंगे? या इन्हें जो है एक सार्थक दिशा देनी चाहिए देश को? चेतन सिंह जी और भूपेंद्र गुप्ता का तो समझ में आता है कि ये नेतागिरी कर रहे हैं। हमारे इकोनॉमिस्ट साहब क्या कर रहे हैं? वो भी तंजकशी करेंगे, कमेंटबाजी करेंगे, या मार्गदर्शन देंगे देश को? इस बात पर सवाल होना चाहिए भूपेंद्र। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरी बात सुन ले, मुझे जरा सी बात, मुझे फिर अवसर दे नहीं दे। जी बोलिए सर। हमने जो देश में किया, आज जो भी चीज जिस देश में बिक रही है वो हमारी खड़ी हुई झटकी हुई है। आज LIC बिक रहा है, 5 करोड़ रुपए में लगाई थी हमने, आज उसका 38,40,000 करोड़ के एसेट्स हैं उसके। ठीक है। हमने जो है 100 करोड़ में लगाई थी जनरल इंश्योरेंस, आज 1,11,000 करोड़ रुपए के उसके एसेट्स हैं। किसने कराया? आप BHEL, सेल, इनकी एसेट वैल्यू निकाल लीजिए। हमने देश को क्या दिया और हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये सामने आ जाए। केवल एक डायलॉग मारा, क्या किया 70 साल? ये डायलॉग से फ्री हो गया देश। ये जो है बातें छोड़नी चाहिए। बुद्धिमान लोगों को तो बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। अगर देश में हमारी जरा सी भी रुचि है, हम देश का भला चाहते हैं। सर देखिए भूपेंद्र जी विपक्ष में है। भूपेंद्र जी विपक्ष में है तो कुछ कोर कसर भी तो रह गई है ना सर, और उम्मीदें आपसे ज्यादा होंगी। अभी आप चेतन सिंह जी ने इतनी अच्छी बात की, वो सुनी नहीं आप? हाँ, ये बीमारी लाइलाज है, इसको जो है लंबे समय तक ठीक करना पड़ेगा। चेतन सिंह जी की तारीफ करिए इस बात के लिए कि कम से कम बीजेपी में एक ईमानदार आदमी है जो ये ना। बिल्कुल, हमारे साथ सभी गेस्ट बहुत ईमानदार आते हैं सर, कोशिश करते हैं, इसलिए हम आपको भी तकलीफ बार बार देते हैं भूपेंद्र जी कि हमारे तमाम गेस्ट ऐसे आए जो जनता के सामने, पार्टी लाइन एक तरफ है लेकिन जनता और जनार्दन जो है, जनता की सेवा जो है उनके लिए पहला ध्येय है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं। भूपेंद्र जी माफी चाहूंगा आपसे, कविता तिवारी जी हैं जो कि वकील हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं और वो लगातार इस तरह के मामलों को टैकल करती हैं कोर्ट में। और जैसा कि चेतन जी ने कहा था, मैं जानना चाहूंगा कविता जी, क्या सूदखोरी को लेकर के कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है हमारे कानूनों में? क्या लूप होल है जिसका फायदा उठाते हैं लोग और गरीबों को बार बार फांसी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है? देखिए, कानून तो है, व्यवस्था भी है, उसमें हम कार्रवाई भी करते हैं। ये जिस तरह की स्थितियां बनती हैं उसमें कार्रवाई भी होती है, कानून भी है। क्या फिर सूदखोर दे देते हैं और उन्हें ज्ञान भी नहीं होता है जो इनसे कर्ज लेते हैं। वो किसी भी प्रकार से लिखा पढ़ी की और उन्होंने सारा कर्ज दे दिया। अब उन्होंने कर्ज तो दिया, लेकिन फिर आगे क्या हो रहा है? परिवार परेशान है ना, और इस स्थिति में सब कुछ खत्म हो जाता है। भाई जिसको आपने दिया, आपने ब्याज शिकायत बढ़ाते चले गए। अब उसकी देने की स्थिति है नहीं, स्थिति रात में क्या होता है, आदमी सुसाइड की स्थिति में आ जाता है।
भाई आप ये जो लेन देन की प्रक्रिया है, मेरे ख्याल से तो ये जो रसूखोरों को टोटल बंद कर देना चाहिए। तो आदमी जो है वो भी व्यवस्थित जिंदगी जिएगा, क्योंकि जब ये लेन देन मुझे कविता जी एक बहुत सिंपल से मेरे दर्शक जानना चाहेंगे, अगर किसी ने मजबूरीवश किसी से पैसा लिया और उसका मूल चुका दिया, थोड़ा बहुत ब्याज चुका दिया, लेकिन फिर उससे इतने पैसे की डिमांड होती है जो वो नहीं चुका पा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है और वो कानून की शरण में जाता है, तो क्या उसे प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल पाता है? सर मिलता ही है, प्रोटेक्शन मिलता है। हम लोग पूरी सुरक्षा देने की पूरी कोशिश भी करते हैं और ऐसा होता भी है। क्योंकि देखिए कई लोग क्या होता है, बिना कई ऐसे बोला जाता है लाइसेंस है हमारा तो हमने दे दिया पैसा, है ना, उसको जरूरत थी। भाई आपने पैसा दिया, ब्याज में ही आप इतना वसूल लेते हो कि फिर आपको सिर्फ ब्याज ही देता रहता है। आप इतना ज्यादा 2%, 4% की जगह आप 20%, 25% अपने मन से उन्होंने आपने अंगूठा लगवाया और अपनी मनमर्जी करते हो, तो क्या होता है? ठीक है, सोसाइटी की स्थितियां तो बिल्कुल सामने होती हैं, लेकिन हाँ है हम जो दे रहा है उससे भी बड़ी कार्रवाई है, ऐसा नहीं है, से भी कोर्ट दंडित करती है। और आपने दे दिया, आपने 100 दिया और 1000 आप वसूलते हो, तो मेरे ख्याल से ये व्यवस्था टोटल बंद हो जाना चाहिए। जितना देखिए जब लेन देन की स्थितियां बंद तो भी कम। ठीक है, समय कम है। चूंकि चेतन जी मैं आपके पास आता हूं, छोटा सा एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, उम्मीद करूंगा थोड़ा शॉर्ट में आप बताएं सर। क्या आपको लगता है कि अभी इस पूरे मामले को लेकर के, सूदखोरी को लेकर के, प्रताड़नाओं को लेकर के एक स्पेशल सेल या एक स्पेशल कम से कम मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जब कोई शिकायत करे तो उससे वरीयता पर लिया जाए? क्योंकि इसके बाद अगर एक बार कानून की शरण में आदमी आ गया तो उसके पास अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो फिर वो दूसरे रास्ते पर ही जाता है जो गलत होता है, जिससे परिवार खत्म हो जाते हैं। तो उसे हाई प्रायोरिटी पर सेट करने के लिए आपको लगता है सिस्टम में थोड़े बदलाव की जरूरत है? देखिए देश के सामाजिक जो हमारा अपना स्वरूप है, इसमें 2-3 तरह की व्यवस्था है। एक तो बैंक की व्यवस्था है। बैंक की व्यवस्था में लोग वही जो बाहर से कर्ज लेते हैं, साहूकारों से कर्ज लेते हैं, उनको कर्ज अवेलेबल नहीं हो पाता है। जो लोग ब्याज के साथ में या कुछ टैक्सेस के साथ में अपने किसी बिजनेस में लगाते हैं, उनका जो है वो उनका रोटेशन, वो बाजार अगर हम बंद कर दे तो उनका बाजार बढ़ जाएगा। वो जो कविता बहन जी ने कही वो बहुत मार्क करने वाली बात है। जो 10%, 15%, 20% इस तरह के लोगों पर निश्चित रूप से कोई ना कोई सख्त कानून हमको लाना चाहिए। लेकिन कानून लाने के लिए भी हमको एक अच्छे मन के साथ मॉनिटरिंग करके कि नहीं, जो गलत है तो गलत की सजा उसको मिलनी भी चाहिए। मैं कविता बहन जी के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि क्या गरीब आदमी अदालत की सीढ़ियां चढ़ सकता है? क्या गरीब आदमी अपना इस्तगासा लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। अगर इस्तगासा लगाने की हैसियत होती तो सूदखोरों से कर्ज नहीं लेता। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारी। ठीक है, मैं आता हूं सीधे कपिल जी के पास। कपिल जी आपसे ये जानना चाहूंगा, ये सूदखोरी जो है, कहते हैं कि आजकल के बैंकिंग सिस्टम में इसका बस स्वरूप बदल गया है और वहां भी बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि शोषण हो रहा है गरीबों का, जो खासतौर से नियम कानून नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। तो एक अवेयरनेस भी चाहिए और दूसरा एक हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए, ओवरऑल अम्ब्रेला होना चाहिए ताकि लोग इस तरह के आर्थिक जंजालों में ना फंस पाए। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अवेयरनेस की कमी, जिसे हम कहेंगे, जी आ रहा हूं आपके यहाँ पे लोग जी कपिल जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जी, लोगों के पास में जानकारी की कमी है, पहली चीज। दूसरी, बैंकिंग सिस्टम मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। हाँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड के केसेस को हटा दी तो वहां जरूर हैवी इंटरेस्ट रेट है, बट अगर आप नॉर्मल कमर्शियल लोन या बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो वहां अलग चीज है। बट देखिए क्या होता है कि नॉर्मल सिनारियो अलग था। पिछले 1.5-2 वर्षों में जो हमारे देश की स्थिति रही है, कोविड काल में जो लोगों के व्यापारों में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई लोग आज भी नहीं कर पाए। और सरकारों के द्वारा दी गई जो आर्थिक सहायता है वो बहुत ज्यादा रही नहीं, क्योंकि आप देखिए सरकारों ने मॉरेटोरियम दिया कि आपका ब्याज 3 महीने 6 महीने माफ कर दिया, और ब्याज तो आपको देना है। तो 6 महीने जो आपका व्यापार नहीं चला, उस व्यापार का नुकसान भरपाई नहीं हो पाया। ठीक है कपिल जी, वक्त कम है, अंत में भूपेंद्र जी आपके पास आता हूं। सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की थी सर कोविड काल में कि लोगों को हम राहत पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर वो राहतें भोपाल के अंदर ही नहीं पहुंच पा रही तो हम कैसे यकीन कर लें कि सुदूर आदिवासी अंचलों में किसानों को, छोटे व्यापारियों को, फुटकर विक्रेताओं को मिल रही होंगी? भैया मैं ये बताऊं आपको कि ये घोषणाएं हैं, और आप जो है किसी भी जो है सरिया बनाने वाली इंडस्ट्री से, लोहे का काम करने वाले लोगों से बात कर लें, उनकी फैक्ट्री बंद है और उन्होंने 50-50 लाख रुपया बिजली का बिल भरा है। क्या आप सोचते हैं कि सर्वाइव कर सकती इंडस्ट्री? और जो बैंकों का हाल है वो क्या है?
ये तो ठीक कह रहे हैं हमारे केलकर जी कि बैंकों का हाल ये है कि अगर सरकार ने इंटरेस्ट रेट घटा दिया है जी, तो बैंक नहीं घटा रखे रहा, आपने रिक्वेस्ट नहीं की साहब। एक गरीब आदमी जब तक रिक्वेस्ट नहीं करेगा वो जो है आपका स्लैब डाउन नहीं करेगा। बढ़ाने के लिए कोई रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन घटाने के लिए रिक्वेस्ट होती है। जरूरत नहीं, अगर आपने कोई नीति बना ली है तो नीति बना ली तो उसका लाभ आप एक्सटेंड करिए। वो कहते साहब रिक्वेस्ट नहीं किया आपने, वो बिना रिक्वेस्ट के हम नहीं कर सकते। ठीक, ये बैंकों में हो रहा है और इसी तरह की इसी शिकंजे में लोग कसे हुए हैं। आज हालात बहुत खराब है। बिल्कुल सर, माफी चाहूंगा, वक्त कम है, लेकिन कुल मिलाकर के बात जो समझ में आती है वो ये कि ऐलान कर देने से, योजनाएं बना देने से, घोषणा कर देने से, नियम कानून थोप देने से जनता का भला नहीं होने वाला। आप कानून बना करके फाइल में रखकर सो जाइए, लेकिन जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जब तक उसका पालन नहीं होगा, मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो लोग मरते रहेंगे। कर्ज ले रहे हैं लोग, ये शर्म की बात है, और कर्ज लेकर के चुका नहीं पा रहे, ये और भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। लेकिन कर्ज चुका नहीं पा रहे इसलिए जान दे रहे हैं, इसके बाद तो सरकार को, समाज को, आपको, हमको, सभी को शर्म से गढ़ी जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका, कविता जी आपका, चेतन जी और भूपेंद्र जी आपका भी हमारे साथ इस खास डिबेट में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश कर्ज के जंजाल से मुक्त होगा, देश साहूकारों से, कर्जदारों के जो कनेक्शन है उससे मुक्त होगा, इस उम्मीद में पिछले 70-80 साल से हम जी रहे हैं। पता नहीं कब तक ये इंतजार चलता रहेगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।